हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार हम अपने चैनल शेखर मैथ्स वाला की तरफ से फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और उस दिन इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको मैट्रिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट करवाए। आज मैं आप लोगों के समक्ष पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए, स्क्रीन पर मेरा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इफ़ x प्लस वाई 4 3 और x माइनस वाई बराबर है 1 3 4 माइनस 3 के, तो कहता है कि इसमें x और y का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताए हुए थे कि मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा के बराबर होगा, तीसरा के बराबर होगा, चौथा के बराबर। जो मैच किया उसका काम खत्म। यहाँ पर देखता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 1, इसको मैं यदि समीकरण 1 मान लूँ, 3 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर, इस दोनों का काम खत्म। 4 यहाँ से यहाँ खत्म। तो दूसरा आता है x माइनस वाई बराबर -3। ये हो गया मेरा समीकरण 2। अगर इस दोनों को मैं काट दूँ तो ये दोनों जुड़ जाएगा। इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2, x प्लस वाई बराबर हो गया 1 और x माइनस वाई बराबर -3। ये से ये ख़त्म। ये हो गया मेरा x 2x और ये 3 माइनस का और ये प्लस का 1 माइनस का 2, x बराबर हो गया -2/2। ये कट कर हो गया 1, x का वैल्यू निकल गया 1। x का मान समीकरण 1 या 2 में डालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 1 दिखाता है। x का वैल्यू मेरा -1 और y ज्यों के त्यों, y का वैल्यू तो फाइंड करना है। y को अगर मैं रोकूँ तो 1, ये माइनस का 1 उधर गया प्लस में, ये हो गया मेरा y बराबर 112 लिख देंगे। इसलिए x बराबर मेरा आया -1 और y बराबर 2। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। दो मेरा बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़, यानी x और y का वैल्यू इसमें भी फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 2 से गुना करना है और ये इस मैट्रिक्स को जोड़ना है। ये दोनों का जो क्रिया होगा वो जो है सो इसके बराबर है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट से अगर गुना मैं करूँ तो मैट्रिक्स में जितना, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है उस सारे से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखता हूँ कि 2 से इस चारों में गुना होगा। तो 1 दूना 2 हो गया, 3 दूना 6, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 2x, ये कंप्लीट। यहाँ पर है प्लस y 0 1 2 इक्वल दिए हुआ है 5 6 1 8 के। अच्छा, इस दोनों को यदि मैं जोड़ूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई, ये हो जाएगा मेरा 0 और 6 हो गया। ये हो गया मेरा 0 और 1 1, ये हो गया 2x प्लस 2। अच्छा, आगे दिए हुआ है 5 6 1 8। हम बोले हुए हैं कि पहला एलिमेंट पहला के बराबर, अर्थात 2 प्लस वाई जो है 5 के बराबर होगा। y को यदि मैं रोकूँ तो 5 - 2, ये हो गया मेरा 3, y मेरा कंप्लीट। अब x वाला को पकड़ते हैं और x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 2 इक्वल हो गया 8, 2x बराबर 8 - 2, ये हो गया 2x बराबर 6। इसलिए x बराबर गुना में इधर आके भाग में आ गया। लिख देंगे अंत में कि इसलिए x का जो मेरा वैल्यू है 3 और y का जो वैल्यू है 3। ये रहा आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच। कहने का मतलब है कि x एंड y का वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड करना है, जबकि यहाँ मैट्रिक्स गुना में है, बराबर 1 3 दिए हुआ है। अगर मैट्रिक्स में अगर कुछ हार्ड है तो मैट्रिक्स का गुना बच्चों में प्रॉब्लम रहता है। ज़रा गौर से देखिएगा, जिस स्टाइल में मैं बोलूँगा उसी स्टाइल में आपको लिखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, गुना का तरीका, फर्स्ट रो का गुना होता है कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 से अगर x में गुना करूँ तो 2x, बीच में आता है प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस सेकेंड वाला के गुना सेकेंड के साथ, ये हो गया मेरा 3y, 2x 3y। देखिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरा रो हो गया फर्स्ट, जो लिखाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया मेरा कॉलम। बताए हुए थे आप लोगों को कि यदि मैं A B C और D E F अगर ये मैट्रिक्स में लेता हूँ तो आपको बताया था कि ये मेरा रो होता है,
R1 R2 और ये मेरा कॉलम होता है C1 C2 C3 इस ढंग की बात। तो सबसे पहले गुना जो होती है रो का गुना कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 से x में हुआ और फिर बीच में प्लस आया, लेकिन यहाँ का जो माइनस है प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 से y में गुना। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो की जगह पर आएगा इस लाइन में, लेकिन कॉलम फर्स्ट रहेगा। एक में x से गुना हो गया, एक में x से गुना हो गया, ये हो गया प्लस और ये हो गया मेरा y, बराबर दिखाता है 1 और 3। अच्छा अब ये हो गया मेरा 2x माइनस 3y बराबर हो गया 1, इसको मैं समीकरण 1 मान लिया। ये हो गया x प्लस y बराबर हो गया 3, इसको मैं समीकरण 2 मान लिया। यदि मैं इसमें 3 से गुना कर दूँ, इक्वेशन 2 गुने 3, 2 गुने 3, या ऐसे भी कर सकता हूँ कि इक्वेशन 1 प्लस 2 गुने 3, यानी एक में समीकरण 1 में समीकरण 2 के साथ 3 में गुना कर 3 से गुना करके 1 में जोड़ देना है। तो ये हो गया मेरा 2x माइनस 3y बराबर हो गया 1। समीकरण 2 में 3 से गुना करना, ये हो गया मेरा 3x प्लस 3y बराबर 3 तिहाई हो गया 9। अब ये देखता हूँ मैं कट रहा है 3 2 5, ये हो गया मेरा 10। x का वैल्यू फाइंड करना है, x को मैं यदि रोक लूँ तो ये हो गया 10 बटा का 5, 5 दूना 10, x का वैल्यू मेरा निकल गया। अब समीकरण 1 या 2 में डाल दूँ तो मेरा y फाइंड हो जाएगा। तो ये मेरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर हो गया 1। अच्छा x के जगह दिए हुआ है 2, तो 2x यानी 2 गुना x, ये हो गया 3y बराबर हो गया 1। अच्छा ये 2 दूनी 4 माइनस 3y बराबर हो गया 1। माइनस 3y को यदि मैं रोक लूँ तो 1 और ये प्लस 4 इधर आ गया माइनस का 4, माइनस 3y 4 में से 1 गया तो माइनस का 3, माइनस माइनस खत्म, यानी y बराबर हो गया 1। अंत में लिख दीजिएगा कि इसीलिए x बराबर जो मेरा वैल्यू है वो आया 2 और y बराबर हुआ 1। ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ a बराबर 4 5 1 8, तो हमको साबित करने के लिए बोलता है कि a प्लस a का जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्री का रूल्स मैंने क्या पढ़ा कि a का ट्रांसपोज a के बराबर होनी चाहिए, या x का ट्रांसपोज x के बराबर होनी चाहिए, या b का ट्रांसपोज b के बराबर होनी चाहिए। आप जो लिखिएगा उसका ट्रांसपोज उसके मान के बराबर होनी चाहिए। अच्छा सबसे पहला जो बात है, a मैट्रिक्स मेरे को दिए हुआ है 4 5 1 8, यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो इसका जो ट्रांसपोज निकलेगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 5 1 8, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अच्छा यहाँ पर कंडीशन दी हुआ a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो a प्लस a का ट्रांसपोज पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो a का वैल्यू है मेरा 4 5 1 8 और प्लस a ट्रांसपोज ये हो गया मेरा 4 5 1 8। अच्छा इसको यदि मैं ऐड करता हूँ तो ये हो गया 4 4 8, ये हो गया 5 1 6, ये हो गया 5 1 6, ये हो गया 8 8 16। यदि मैं इसको x मान लूँ, लेट x, इस a प्लस a के ट्रांसपोज को मैंने x मान लिया, तो ये हो गया 8 6 6 16। अच्छा इसका यदि मैं ट्रांसपोज निकालूँ, ट्रांसपोज निकालने के बाद ही पता चलेगा कि क्या x का ट्रांसपोज x के बराबर आया तो सिमेट्रिक है। यदि x का ट्रांसपोज x के बराबर नहीं आता है तो सिमेट्रिक किसी भी आधार पर नहीं होगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब देख रहा हूँ कि ये तो x ट्रांसपोज है, लेकिन ई जो वैल्यू है सो x के बराबर है। x का ट्रांसपोज x के बराबर, ये मेरा वैल्यू आया x के बराबर 8 6 8 6 6 और 16, ये दोनों मान मिल रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x का ट्रांसपोज x के बराबर है। इसीलिए जो मैट्रिक्स है, जो दिया गया मैट्रिक्स है, जिसको x माने, गिवन मैट्रिक्स x भी सिमेट्रिक, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, द मैट्रिक्स 3 5 2 k हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ k इज, कहता है आव्यूह का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का वैल्यू कितना हो। आव्यूह जो मेरा मैट्रिक्स इतना दिए हुआ है इसका इन्वर्स नहीं निकालना चाहिए,
ए इनवर्स इसका नहीं होगा। कब? के का ऐसा कौन सा मान डाले जो इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है वो जीरो आनी चाहिए। डिटर्मिनांट का वैल्यू अगर जीरो होता है तो जीरो वाले डिटर्मिनांट जिसका मान जीरो होता है उस डिटर्मिनांट का वैल्यू नहीं निकलता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला जो है, इसको यदि मैं मान लूँ कि मैट्रिक्स ए को मैंने दिखा दिया। अच्छा, डिटर्मिनांट में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो सबसे पहले ये हो जाएगा डिटर्मिनांट 352K। अच्छा, इसको यदि मैं टेस्ट करूँ तो ये हो जाएगा 3K माइनस ये हो गया 10। अच्छा, प्रश्न से ये बोल रहा है क्वेश्चन कि द मैट्रिक्स जो दिए हुआ है हैज़ नो इन्वर्स। नो इन्वर्स, इसका इन्वर्स संभव नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब कि डिटर्मिनांट ए का वैल्यू मेरे जीरो के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, डिटर्मिनांट ए का जो मेरा वैल्यू है वो 3K माइनस 10 है बराबर जीरो। 3K बराबर उधर गया प्लस में 10, के को यदि मैं रोक लूँ तो ये हो गया मेरा 10/3। इस मान के लिए जो है सो मेरा इन्वर्स संभव इस मैट्रिक्स का नहीं होगा। चलिए तो आगे देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या बोलता है। कहता ए मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कहता है जो मैट्रिक्स ए है मेरा इस सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, इस सिमेट्रिक कब होगा। तो मैट्रिक्स ए इज लिखना है हमको, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक कब, इफ या तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। दो स्थिति में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, या तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो या इसको उलट दीजिए। ये जो आई जे दिखाता है मैट्रिक्स आई और जे, ये रो और कॉलम दिखाता है, रो और कॉलम। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज यानी रो कॉलम बना होगा, कॉलम रो बना होगा। तो इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। और ए जो पहला रहा होगा यानी ये आई जे रहा ज्यों के त्यों। तो ये दो कंडीशन में आपको सिमेट्रिक देना है। सिमेट्रिक का जो रीजन है ये दो केस में। अब क्वेश्चन अगला कैसे पूछता है, ऑप्शन में ए ट्रांसपोज ए के बराबर देता है या ये देता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप जैसा रहेगा वैसा आप निकालिएगा। लेकिन ये दो कंडीशन में मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक होता है। आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर मेरा 7 रहेगा। 7 क्वेश्चन बोलता है कि ए मैट्रिक्स ए जो दिए हुआ है वो बोलता है कि इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ। कहता है जो मैट्रिक्स है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक कब माना जाएगा। तो स्क्यू का दो केस बनता है, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ या तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो, या तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो, या ए ट्रांसपोज यानी ए जे आई जो है ट्रांसपोज में रो कॉलम अभी तुरंत बोले हुए थे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो रो रहता है कॉलम बन जाता है। आई मेरा रो दिखाता है, जे मेरा कॉलम दिखाता है। इसका मतलब ट्रांसपोज निकला होगा तो ये उल्टा हो गया होगा। और माइनस ए के बराबर, तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है AIJ, इसमें आप माइनस लगा दीजिए। ये दो कंडीशन में मेरा स्क्यू सिमेट्रिक माना जाएगा। अब आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ कि इफ ए बराबर, ए का वैल्यू दिए हुआ है अल्फा 011 और बी बराबर 1051। तो कहता है जहाँ ए स्क्वायर बी के बराबर है तो आपको अल्फा का वैल्यू निकाल कर देना है कि इस अल्फा का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले इस कंडीशन को आप लेकर आइए। प्रश्न में ये बोलता है ए स्क्वायर बराबर बी। अच्छा, ए का तो वैल्यू है तो ए को यदि मैं दो बार लिख दूँ अल्फ़ा 011 तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर बराबर कहता है बी तो 1051। अच्छा, यहाँ से क्या हो गया, ये गुना हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया प्लस 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो सेकेंड लेकिन कॉलम फर्स्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा अल्फ़ा
ये हो गया +1। अच्छा आगे बढ़िए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी रो रहेगा फर्स्ट, कॉलम रहेगा सेकेंड, अल्फा में 0 से गुना, ये हो गया 0 और ये हो गया मेरा 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो रो लिखाएगा सेकेंड, कॉलम भी रहेगा सेकेंड। जो आप बोलते हैं वही काम आपको करना है, जो आप बोल रहे हैं उसी तरीक़ा से आपको लिखना भी है। ये हो जाएगा देखिए, और यहाँ पर लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस, उससे भी निकलता, लेकिन हमको सिर्फ अल्फ़ा का मान चाहिए, तो उतना करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 5 में से 1 गया तो हो गया 4, अल्फ़ा का डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ गया। ये रहा आपका आंसर। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।